हरे कृष्णा। क्लास 11 कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी कीड़ा में। तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के इंट्रोडक्शन को, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर बार की तरह हम यहाँ पर पहले इंट्रोडक्शन करते हैं फिर एक्सरसाइज करते हैं। तो जो एक्सरसाइज है वो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले समझना बहुत जरूरी है कि इंट्रोडक्शन में मेन चीज है क्या, क्योंकि इंट्रोडक्शन कर लिया एक्सरसाइज अपने आप भी कर लोगे। और करने के वाले बता दो, हम इसके अंदर समझने वाले हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन को। कॉम्प्लेक्स प्लेन को आर्गन प्लेन भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है। उसके बाद यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो मेन टॉपिक जो है आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। बस 10 से 15 मिनट का इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हम दो क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले जो कि आपके एग्जाम्पल है। हम सारे एग्जाम्पल भी कवर कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल दोनों हम लोग करेंगे यहाँ पर ताकि आपको कोई प्रॉब्लम निकल के नहीं आए। उसके बाद फिर फटाफट से हम एक्सरसाइज भी कर लेंगे। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर हम पूरा सिलेबस खत्म करने वाले हैं। उसके बाद जब एग्जाम टाइम आने वाले होंगे तो बहुत सारे सैंपल पेपर और एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने भी होंगे हम सारे इस प्लेटफॉर्म में करने वाले हैं। बहुत काम आने वाला ये चैनल आपके लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और साथ ही साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। उसके बाद दो सबसे और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यार जाहिर सी बात, अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि डाउट निकल के आए। तो अगर कोई भी डाउट निकल के आता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, और यहां पर भी आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा, तो वहां से जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट है आप सेंड करके मुझसे पूछ सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर क्या है, बच्चों और हमारे बीच में कनेक्टिविटी बनी रहे। जो हमको भी पीडीएफ हर चैप्टर के बाद मैं यहाँ पर नोट्स प्लस वर्कशीट बच्चों को सेंड करता हूँ। और कहाँ सेंड करता हूँ, वो सेंड करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में। तो चैप्टर में 1, 2, 3 के हम ये सब चीज कर चुके हैं। 1, 2, 3 मैंने चैप्टर ऑलरेडी करा दिया। तो अगर इनमें से किसी को प्रॉब्लम है चैप्टर 1 सेट्स में, रिलेशन फंक्शन में या फिर ट्रिग्नोमेट्री में, तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखी है, आप जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, तो जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और बहुत बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं, तो आप भी इसका फायदा उठा सकते हो। तो बिना आपको कीमती समय बर्बाद के सीधा शुरू करते हैं। ओके, तो बात करते हैं आर्गन प्लेन, और आर्गन प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। यार यहाँ पर प्लेन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अब आपके दिमाग में सर हमने एक प्लेन से पहले पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हम किसी भी पॉइंट के एड्रेस को एड्रेस बोलते हैं, मतलब किसी पॉइंट की लोकेशन को हम देखते थे कि वहां पर एक्स की वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू होती है, उसे कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्लेन सर शब्द यूज हुआ, कहीं वैसा तो नहीं। मैं कहूँगा यस, बिल्कुल वैसा के आसपास ही है, मतलब वैसा ही है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम भी किसी कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म पे प्लॉट कर सकते हैं प्लेन में, और उस प्लेन को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या बोला मैंने, जैसे कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम प्लॉट करते हैं किसी प्लेन के ऊपर तो उसको बोलते हैं आर्गन प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। नहीं आई समझो, कोई बात नहीं, मैं फिर से बताता हूं। देखो, मान के चलो मैंने तुम्हें क्या बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जो कि हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस में आयोटा वाई के फॉर्म पे। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। चलो ठीक है, तो जेड मतलब क्या होता है हमारे पास, जेड मतलब होता है हमारे पास x प्लस में आयोटा y, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। x क्या होता है, x इज द रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z बोलते हैं। y क्या होता है, y होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, हमारे पास निकल के आता है। और इससे पहले मैंने आपको चीज और बताई थी, मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था मॉडुलस ऑफ z कैसे निकालते हैं। मॉडुलस ऑफ z का मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर और प्लस में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। आसान भाषा में अगर लिखना चाहो तो बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये निकल के आता है आपका मॉड ऑफ z निकल के आता है। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी, है ना, पिछली वीडियो में। अगर आपको पता करना है क्या होता है कॉन्जुगेट, मॉडुलस क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालता है, तो पिछली वीडियो में सारा समझाया हुआ है। उसके बाद आपको पता कि जो कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट होता है इस तरीके से, तो z का कॉन्जुगेट होता है x माइनस में आयोटा y। अगर हमारे पास z दे रखा है x प्लस आयोटा y, तो उसका जो कॉन्जुगेट होता है वो क्या होता है, x माइनस में आयोटा y निकल के आता है। मतलब जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस में तो माइनस होगा और अगर माइनस में तो प्लस निकल के आता है। ये सारी बातें जो है मैंने आपको पिछले क्लास में यहाँ पर बताई थी। ठीक है, अब ध्यान सुना। तो इसका मतलब क्या हुआ, z इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा y के फॉर्म पे। एक बार तो अगर मैं इसे एज अ ऑर्डर पे लिखूं, अब बड़े होकर कोऑर्डिनेट की बात नहीं करते, मान लिया हमारे पास x आ गया और साथ में y आ गया, कहने का मतलब क्या, एग्जांपल लेके समझते हैं। मान के चलो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर z बोला, वो मैंने लिखा 3 प्लस में 5 आयोटा लिखा, मतलब x की वैल्यू 3 और y के लिए 5 हमारे पास, तो ये बन गया इसका कोऑर्डिनेट 3,5। और इस कोऑर्डिनेट को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। कैसे प्लॉट कर सकते हैं, देखो ध्यान से।
मान चलो हमारे पास क्या है, ये ओरिजिन हो गया है ना, और ये हमारे पास x होता है और ये y होता है। x को क्या बोलते हैं, x को बोलते हैं रियल पार्ट, तो इसको नाम दे देंगे हम लोग रियल एक्सिस। बोलो क्या बोलेंगे, रियल एक्सिस हम लोग यहाँ पर से बोल देंगे। और इसको क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे y को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, तो बोल देंगे इमेजिनरी एक्सिस हम लोग यहाँ पर इस तरीके से बोल देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर पहले x एक्सिस और y एक्सिस बोलते थे, अब क्या बोलेंगे, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। तो किसी भी प्लेन के ऊपर अगर हम एक रियल एक्सिस बनाए और इमेजिनरी एक्सिस बनाए तो इस प्लेन को बोलते हैं आर्गन प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर 3,5 मान लो वैल्यू हमारे पास 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 हो गया, 5 हो गया ना, और ऐसे हमारे पास ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया। यहाँ भी प्लॉट कर लेते हैं, भी आएगा काम माइनस का 1 है ना, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ये भी नीचे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। ठीक है, इस तरीके ये ओरिजिन हो गया। तो हमारे पास क्या है 3,5। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम लोग दिखा सकते हैं कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, x की वैल्यू 3 y में कितना 5। तो इस वाले पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट को नाम दो, मैंने a नाम दे दिया, तो a हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, कौन सा 3 प्लस में 5 आयोटा को हमने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सभी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग एज अ कोऑर्डिनेट प्लॉट कर सकते हैं प्लेन के ऊपर। उसी प्लेन को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्गन प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आर्गन प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब क्या। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। कुछ और एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, तो 2-3 एग्जांपल और लेते हैं, फिर आपको और क्लैरिटी निकल के आएगी। तो दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया, मान के चलो मैंने बोला z इक्वल टू ले लिया मैंने माइनस का 3 माइनस से 4 आयोटा, मतलब इसका कैसे बनेगा, x की माइनस का 3 है और कितना माइनस का 4 निकल के आ गया, तो माइनस 3 हो गया कॉमा माइनस का 4। इस वाले पॉइंट की बात कर रहा था, मान लो इस पॉइंट को ये a नाम दिया था, इसको मैंने नाम दिया b, तो ये आ गया अपना b पॉइंट हो गया। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, फिर जो है आपको समझ में आ जाएगा। z इक्वल टू मान के चलो मेरे पास निकल के आ गया ऐसे कि 6 नहीं, एक मुझे ना, एक मिनट बस, मान के चलो जो मैंने एग्जांपल और ले लिया, मैंने ले लिया 3 माइनस में 2 आयोटा ले लिया, मतलब क्या बनेगा इसका सी पॉइंट मान लेते हैं, ये बनेगा अपना 3 कॉमा माइनस का 2 बनेगा, तो x की वैल्यू 3 और y की माइनस 2, इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, पॉइंट सी हो गया। ठीक है, एक और ले लेते हैं और चौथा एग्जांपल लास्ट। ठीक है, हमारे पास मैंने मान चलो मैंने बोला z इक्वल टू बोला माइनस का 4 प्लस में 2 आयोटा, तो x की वैल्यू माइनस 4 प्लस में 2 आयोटा, ये वाला हो गया। तो अपना ये निकल के आ गया, मान लो इस पॉइंट को बोल देते हैं हम लोग d पॉइंट बोल दिया मैंने माइनस 4,2, तो ये आ गया आपका माइनस 4, d पॉइंट निकल के आ गया। तो इस तरीके से सारे किसी हर कॉम्प्लेक्स एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग एज अ कोऑर्डिनेट प्लॉट कर सकते हैं किसी प्लेन के ऊपर। इसी प्लेन को बोलते हैं आर्गन प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गन प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन हम लोग यहां पर बोलते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एक बात बताओ, मैं कहा हाँ जी सर हमारे भी दो क्वेश्चन है क्या। आपने कहा सर अगर z इक्वल लिखा हो केवल 3 आयोटा, इसको कैसे प्लॉट करेंगे। मैं कहूंगा बेटा यहां पर x रियल पार्ट आपका नहीं है, तो क्या हुआ, जो नहीं है उसको 0 मान लो, e नाम देते पॉइंट को, तो 0 कॉमा पर आपका इमेजिनरी पार्ट 3 है, तो 0,3 होता है ये वाला पॉइंट, ये आ गया आपका a निकल के। तो जो अगर हमारे पास रियल पार्ट नहीं है तो वो पॉइंट कहां पर आएगा, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर आएगा। ऐसे क्या सर एक और क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, अगर हमारे पास z इक्वल 4 दे रखा हो मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 तो क्या करें। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आपका रियल पार्ट दे रखा है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ऐसा पॉइंट 4,0 कहलाता है, इसे मान लो f नाम दिया, और ये हमारे पास कहां पर रियल एक्सिस के ऊपर प्लॉट होता है, इस पॉइंट को मैंने दे दिया नाम f, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, सही यस और नो। अब क्या मैं यहाँ पर 3 पॉइंट प्लॉट कर रहा हूँ और उस पॉइंट का मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर बता के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना। मैंने बोला इस पॉइंट का बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा, p नाम दे दिया इस पॉइंट को मैंने, और हमारे पास इस पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा, q दे दिया नाम, और एक इस पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा, r। तो p q r का p, q, r का मुझे कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर चाहिए, नहीं दोगे तो पाप लगेगा, है ना। तो अगर पाप से बचना चाहते हो तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो बस यही होता है बच्चों, आर्गन प्लेन कॉम्प्लेक्स प्लेन बहुत बड़ा बहुत टफ चैप्टर नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 है, बहुत ही टुच्चू पुच्चू, बहुत ही आसान ये चैप्टर हमारे पास है। देखो ये अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हाई लेवल पढ़ोगे तो थोड़ा सा ये इसका लेवल ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर अगर केवल सीबीएसई अपीयर होना चाहते हो तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, फ्री के नंबर होते हैं चैप्टर में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, आपको आगे होगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। ठीक है, अब यहाँ पर 2 छोटी छोटी बातें उसको समझ लो, इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ। ठीक है, मैं सारा मिटा रहा हूँ, 1 2 का 4 4 2 का 1 गो। ठीक है, तो मान के चलो
मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, वो हो गया हमारे पास x प्लस में आयोटा y। मैंने बोला सर क्या बने कोऑर्डिनेट, आप बोलोगे सर x, y बनेगा। मैंने कहा प्लॉट करके बताओ उसको। आपको बोले सर मान लो ये पॉइंट है हमारे पास p हो गया, इसको मान लिया मैंने x, y। मैंने कहा अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये x हो गया और यहाँ पर क्या इसका ये हो गया अपने पास y। एक तो था इसका मतलब ये हो गया अपने y। अच्छा मैंने बोला एक बात बताओ, मेरे को क्या करना है, ये जो पॉइंट है ना इसका मुझे ओरिजिन से डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, बता सकते हो क्या क्या निकल के आएगा? आप कहोगे सर क्या मजा कर रही है, जोड़ दो। से पहले जोड़ दिया है ना, और इसको बोलते हैं o, और o के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? o के कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास 0,0 और इस कॉम्प्लेक्स नंबर आपने p माना हुआ है तो इसके हो गए x, y। तो o से p तक का डिस्टेंस निकाला है, और डिस्टेंस निकालना सर आपने में सिखाया था क्लास 10th में। डिस्टेंस फॉर्मूला से वो होता है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर निकल के आता है। बोलो सभी को समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। ये हो गया हमारे पास x1 y1, ये हो गया हमारे पास x2 y2। फॉर्मूले पुट करेंगे तो OP निकल के आ जाएगा, OP निकल के आ जाएगा कितना हमारे पास आएगा x2 x माइनस में 0 का होल स्क्वायर और प्लस में y माइनस में 0 का होल स्क्वायर, जो कि वो बन गया OP। ठीक है, आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर निकल के। और एक बात बताओ यार, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है रूट में? अरे सर ये तो मॉडुलस होता है, हमें पता है अगर हम मॉड ऑफ जेड निकालेंगे तो वो निकल के आता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब उस पॉइंट का डिस्टेंस है ओरिजिन का मतलब कुछ और नहीं, उसका मतलब उसका मॉड ऑफ जेड ही होता है। मॉड ऑफ जेड सुंदर नहीं लग रहा है, इसको एक नाम से डिनोट करेंगे, उसको नाम देंगे, आज हमने आर नाम दे दिया। व्हाट इज आर? आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। और वो डिस्टेंस क्या होता है? आप सीधा उसका मॉडुलस निकाल दो, वही उसका डिस्टेंस निकल के आता है, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। ये आपको पता चल चुका है। इतनी बात क्लियर हुई? अगर सबको बात क्लियर हो सब लिखेंगे ओपी सर, ओपी, ओपी सर, ओपी, ओपी मतलब ये वाला ओपी, ठीक है, दूसरा ओपी नहीं, ठीक है। ओके, अब यहां पर कहोगे सर आपने कॉन्जुगेट भी बता दिया, ये कॉन्जुगेट का मतलब बता दो यहां पर क्या होता है। तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड का मतलब होता है x माइनस में आयोटा y। कहने का मतलब क्या हुआ? सेम सेम लेकिन नेगेटिव x है। कहने का मतलब क्या, x तो यही हो गया, y सेम माइनस का y मान लो यहाँ कहीं पड़ रहा होगा तो ये अपना पॉइंट आकर निकल के ये वाला पॉइंट निकल के आ गया, और ये क्यों मान लेते हैं हम ना, ठीक है, इस तरीके से। और आपने जोड़ दिया इस तरीके से यहाँ पर, और ये तो सेम सेम x ही हो गया। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या हुआ? अरे कॉन्जुगेट का मतलब क्या हुआ? कॉन्जुगेट का मतलब ये हुआ, देखो आपको सेम सेम नहीं लग रहा, जितना यहाँ से डिस्टेंस इतना उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर है ना, और आपको होता है x तो सेम सेम ही है, x सेम है अगर y भी उतना ही है, तो ये क्या होता है? आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, इमेज पढ़ा होगा। मतलब अगर हम किसी भी आईने में अगर कोई चीज देखते हैं तो आईने में हमें उतना ही दूर दिखाई देता है जितना हम एक्चुअल में दूर होते हैं। ये नोटिस किया नहीं आपने? और दूर से देखोगे आपको और दूर इमेज दिखाई देगी। कहने का मतलब क्या हुआ? आप सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि रियल एक्सिस के ऊपर जो क्यू पॉइंट है, मतलब जो हमारे पास कॉन्जुगेट है, वो और कुछ नहीं है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मिरर इमेज है। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई? इसका मतलब कॉन्जुगेट इज द मिरर इमेज। क्या है ये एक मिरर इमेज है। किसका मिरर इमेज है? मिरर इमेज ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। इसका मतलब किसी का भी कॉन्जुगेट अगर मैं प्लॉट करूं आर्गन प्लेन के ऊपर तो क्या दिखाई देगा? वो उसका प्रतिबिंब वो उसका एक इमेज लगेगा। और इमेज कैसे लगेगा? मिरर तो होना चाहिए, तो रियल एक्सिस एक मिरर की तरह मान लो, तो रियल एक्सिस के ऊपर वो मिरर इमेज की तरह में दिखाई देगा उसका कॉन्जुगेट। तो दो मेन हमने बात क्या क्या पढ़ी? पहली बात तो ये पढ़ी हम लोगों ने कि भाई अगर हमें डिस्टेंस निकाला तो उसका मॉडुलस होता है। दूसरा क्या पढ़ा? कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि उसकी रियल एक्सिस के ऊपर मिरर इमेज। बोलो स्वाहा, मतलब समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। बस ये छोटी छोटी सी बात आपके पास थी। आपके एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि हाँ एक से मिस कर दिया मैंने, ऐसे पूछता है जिसके आपको होता है कि अगर हम किसी प्लेन के ऊपर ये रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस बनाते हैं ना, तो ये प्लेन को चार भागों में बांटता है, उसे क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ प्लॉट हो रहा है बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पर आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर आएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर इसके ऊपर एक्सिस के ऊपर है रियल तो रियल एक्सिस के ऊपर, और इसके ऊपर वाई में तो ऑन इमेजिनरी एक्सिस को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। कभी कभी क्वाड्रेंट में पूछ सकता है आप कि बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आर्गन प्लेन में अगर हम प्लॉट करते तो किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट? तो आप आराम से बड़े आराम से बता सकते हो। या फिर आपके एग्जाम में ऐसा आ सकता है अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को 4,3 बोल रहा हूं तो बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे रिप्रेजेंट होगा? तो z इक्वल टू आ गया 4 प्लस में 3 आयोटा, रियल एक्सिस प्लस इमेजिनरी एक्सिस। इसका मॉडुलस निकालो, इसका कॉन्जुगेट निकालो, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ। तो ये कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है। अब मुझे पता है कि आप सबको ये चीजें आ गई होंगी। अब हम लोग यहाँ पर आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स मतलब बंद करते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि व्हाट इज द
पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर वो सीखेंगे। उससे पहले जानने से पहले आप भी पानी पीजिए, मैं भी पानी पी लेता हूँ। पानी पीना बहुत जरूरी है। बच्चे कहते हैं सर पढ़ते पढ़ते नींद आती है। अगर नींद को भगाना है ना तो हर मतलब आधे घंटे 15 मिनट के बाद जो ना आधा गिलास, 1 गिलास या 2 तो घूंट पानी पीते रहना चाहिए, सो दैट हमारा बॉडी फ्रेश रहे और नींद ना आए। तो ये बात अगर आपको पता थी, ठीक है, तो अच्छी बात है। नहीं पता था तो लाइक कर दो, क्योंकि मैंने आपको बताया, ठीक है। पानी पियो, नींद नहीं आएगी। और जब भी पानी पियो ना, पानी को पूरा चबाने का मतलब ऐसे पूरा वैसे करके पीना चाहिए। इससे ना मैं किडनी में इफेक्ट नहीं करता। कोई होता है ना गटागट तो भैंसों की तरफ पी जाता है पूरा का पूरा, तो इससे डायरेक्ट लीवर वगैरह में किडनी पे इफेक्ट करता है। तो पानी को आराम से पूरा फिर पीना चाहिए, ठीक है। 2 फैक्ट बताया तुम्हें आज, ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, भला ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इस साइड में करो बोतल को। तो मान के जो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू दे रखा है हमें कितना, x प्लस में आयोटा y, ठीक है। ये हमारे पास दे रखा है इस तरीके से। तो मैं बात करूं, मैंने बोला कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो कोई पॉइंट हमारे पास p, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट p है ना। तो इसका x, y हमने रिप्रेजेंट करा इस तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि भाई यहाँ पर जो है ये x है ना, और यहाँ पर जो है y है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे पहुंचने का मतलब इसका जो एड्रेस है, जैसे हमारा घर का एड्रेस होता है ना, किसी को अगर बुलाना क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई देखो गली नंबर इतना है ना, इसके पीछे थोड़ा नियर बाय दे देते हैं एड्रेस, और फिर पिन नंबर इतना है तो बांट रखा है। सेम ऐसे ही प्लेन के ऊपर भी ना कॉम्प्लेक्स नंबर का एड्रेस होता है। तो वो एड्रेस 2 तरीके से दिखा सकते हैं। एक तरीका क्या है, एक तरीका तो भाई ये है कि मतलब x से कितनी दूरी पर है, y से कितनी दूरी पर अपने बता दिया, x को y कोऑर्डिनेट बता दिया, तो हम डायरेक्ट इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास x है, और फिर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक क्या हमारे पास y हमने बता दिया कि भाई यहाँ से x में जाना x इतना डिस्टेंस, फिर y में जाना इतना डिस्टेंस, और आपका काम बन जाएगा, यहाँ पर आप पहुंचो P पॉइंट पे। ये तो हो गया आम जिंदगी। अब बात करते हैं, वो भी चबा रहा था ना, होठ चबा ले मैंने गलती से, तो आप ये गलती मत करना, ठीक है। तो ये हमारे पास x हो गया, हमारे पास ये y हो गया, पॉइंट P हो गया, ठीक है। अब इसके पास जाने का एक और तरीका है, मैं आपको सर यार ना हम थोड़े बोर से हो गए ना, ओ P के पास जाने का एक तरीका दूसरा बताओ। मैंने एक तरीका और है, कैसे जाओगे, एक काम करो O से P तक डायरेक्ट पहुंचो सीधा सीधा। मैंने बोला एक काम करो, O से P तक का डिस्टेंस बता रहा हूँ, आप ना O से जो है मान लो आपने R यूनिट चल लिया, R तो होगा डिस्टेंस, O से P तक का डिस्टेंस अभी निकाल के बताया ना मैंने, क्या होता है वो मॉड ऑफ जेड होता है। मैंने बता दिया भाई इतना डिस्टेंस है और सीधे से चलो। आपको सर सीधे से चलो क्या मतलब होता है, कितना चलो भाई, अगर सीधा यहाँ चले गए तो यहाँ चले गए, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, कुछ तो फिक्स डायरेक्शन दे दो ना। हाँ डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। तो मैंने बोला चलो एक काम करो, इमेजिनरी एक्सिस रियल एक्सिस से ना एक काम करना, थीटा डिग्री पर जो है आप इतना यूनिट चलना आगे, आप P पॉइंट में पहुंच जाओगे। तो P पॉइंट में पहुंचने का तरीका और बता दिया मैंने कैसे। मैंने बोला एक आपको एंगल दे दिया जो कि डायरेक्शन हो गई, एंगल कितना मैंने बोला, रियल एक्सिस से 60 डिग्री के एंगल में चलना और 10 किलोमीटर चलना, तो आप सीधा बाबा छपरी गली नंबर 3 जामा मस्जिद के पीछे वाली गली में पहुंच जाओगे। वहां पर आपको मिलेंगे बाबा छपरी, वहां स्टूडेंट खरीद लेना। तो मैंने आपको ये वाला एड्रेस दे दिया। दूसरा क्या था, आप x में गए फिर y में गए, यहाँ पहुंच गए। ये हो गया साधारण जिंदगी। आप क्या सीधा एंगल बता दिया 60 डिग्री, मतलब थीटा बता दिया और आपको डिस्टेंस बता दिया, तो थीटा और डिस्टेंस बताने से भी आप उस पॉइंट पे पहुंच सकते हो। तो इसका मतलब हमारे पास x, y इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं हम लोग, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मतलब ये एक तरीका एड्रेस बताने का, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम लोग बोलते हैं। और आज से हम लोग क्या करेंगे, r थीटा बोलेंगे, मतलब r बता दो थीटा बता दो, तो इसको बोलते हैं हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट। है दोनों सेम ही, मतलब मेन चीज क्या एड्रेस है, पहुंचना है P तक, कैसे पहुंच सकते हैं। तो एक तो r थीटा नया सीखा आप लोगों ने, और पहले आप पता है x, y आप लोगों ने पहले यहाँ पर सीखा हुआ है। मतलब क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को इन टर्म ऑफ हमें r और थीटा लेके आना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, समझ ध्यान से। अब आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने Q नाम दे दिया। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। मुझे x को दिखाना है, x और y को दिखाना है इन टर्म ऑफ r और थीटा। तो कैसे करें, तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, OPQ की बात करेंगे। आपको पता ये x है और हमें ये r है, तो हमारे पास आएगा x अपॉन पे r, मतलब क्या हो गया, बेस अपॉन पे हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, cos एंगल कितना हमारे पास थीटा है, तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास r cos थीटा, ठीक है। थीटा को आर्गुमेंट बोलते हैं, आर्गुमेंट, थीटा को हम लोग
आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, ये याद रखना, ठीक है। और या फिर हम लोग एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं, और या फिर ऐसे दिखा दो ARG ऑफ Z, तो इस तरीके से भी हम लोग बोलते हैं। तो थीटा थीटा ना बोल के हम आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो x आ गया r cos थीटा। अब हम दोबारा क्या करेंगे, इन ट्रायंगल अगेन इन ट्रायंगल OPQ, मैंने बोला y अपॉन पे r करो, y अपॉन r मतलब क्या हो गया, p अपॉन पे h हो गया, साइन एंगल कितना थीटा, तो आ गया y इक्वल टू आ गया r साइन थीटा। तो हमने x और y निकाले इन टर्म ऑफ r और थीटा, और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो कैसा बनेगा, ये बन गया z इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास x की जगह कितना आ जाएगा r cos थीटा, तो r cos थीटा प्लस y कितना आ गया आयोटा है ना, आयोटा r sin थीटा, r कॉमन कर लो तो z इक्वल टू आ जाएगा, r कॉमन किया मैंने तो आ गया cos थीटा प्लस में आयोटा sin थीटा निकल के आ गया अपने पास। और यही होता है हमारे पास पोलर रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। यार कहने का सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दो फॉर्म पे लिख सकते हैं, पहला क्या x और y के फॉर्म पे, दूसरा हो गया r और थीटा के फॉर्म पे। जब वो x y के ठीक फॉर्म पे हो तो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन ये होगा इन टर्म ऑफ r और थीटा। तो r और थीटा के टर्म पे बोल देते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बोलो आपको बात समझ आई नहीं आई। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है इन टर्म ऑफ पोलर फॉर्म, तो इसका मतलब दो चीज चाहिए, एक तो चाहिए मुझे r और एक चाहिए मुझे थीटा आर्ग्यूमेंट। r निकालना बहुत सिंपल, r का मतलब मॉड ऑफ z होता है, मतलब रूट में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर निकाल सकता हूं। लेकिन थीटा कैसे निकालें, अब थीटा निकालने के तरीके में थोड़ा सा हम लोग यहां पर देखते हैं, उसके बाद जब दो एग्जांपल करेंगे तो बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश, है ना, तो फिर आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। तो पहले आप समझते हैं कि आर्गुमेंट निकालने के तरीके हैं। तो आर्गुमेंट निकालने का बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आपको बताता हूं। आइए चलते हैं आर्गुमेंट निकालने के प्रोसेस में हम कैसे आर्गुमेंट को निकालते हैं, क्योंकि भाई आर पता होगा और आर्गुमेंट पता होगा तभी तो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, वरना कैसे करोगे मेरे चाचा। ठीक है, चलो आ जाओ, आप बात करते हैं आर्गुमेंट कैसे निकालें। तो आर्गुमेंट निकालने के लिए आपको सिंपल जो है आपको दो स्टेप का फॉलो करना है, दो स्टेप में फॉलो करना, ठीक है। क्या है, पहला स्टेप आपको ये है मेथड टू फाइंड द आर्गुमेंट, मेथड, ठीक है, METH छोड़ी, मेथड टू फाइंड द आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट निकालने में तुम्हें मेथड बताता हूं, ठीक है, कैसे बताना। तो पहला क्या करना है, मेथड को बोलते हैं एल्गोरिथम, है ना, प्रोसेस, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम मतलब क्या होता है कि उसको निकालने का जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। तो वही बता रहा हूं। पहले आपने क्या करना है, आपने पहले ये चेक करना है कि मैंने आपको बताया था हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किसी ना किसी क्वाड्रेंट में प्लॉट कर सकते हैं। तो पहले आपको ये चेक करना है कि कौन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, क्योंकि अलग अलग क्वाड्रेंट के हिसाब से अलग अलग आर्गुमेंट निकल के आते हैं। तो आपको पहले क्या करना है, आपको ये चेक करना है किस क्वाड्रेंट पड़ रहा है, इन विच क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट कॉम्प्लेक्स नंबर लाए, कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज, ठीक है। तो पहले किस क्वाड्रेंट पे कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है, पहले आपको निकालना है। दूसरा आपको क्या करना है, एक टर्म निकालना है जिसका नाम है अल्फा। अल्फा क्या होता है, वो होता है आपका tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन पे रियल पार्ट ऑफ z का मॉडुलस। अब मॉडुलस आपको पता ही क्या होता है, मॉड का मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालो वो पॉजिटिव बन जाती है। तो आपको अल्फा निकालना है। अल्फा निकालने के बाद जो आपका तीसरे स्टेप में आएगा आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट जो आपका है वो अलग अलग क्वाड्रेंट के हिसाब से अलग अलग वैल्यू है। अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट पड़ता है तो आपको क्या निकल के आएगा, वो थीटा इक्वल टू अल्फा के बराबर ही निकल के आएगा, मतलब जो अल्फा निकल के आएगा वही आपका आर्गुमेंट होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपको जो थीटा होता है वो निकल के आएगा पाई माइनस में अल्फा निकल के आएगा। अगर थर्ड में पड़ेगा तो थीटा निकल के आएगा माइनस का पाई प्लस में अल्फा निकल के आएगा। और फोर्थ में पड़ेगा तो आपका निकल के आएगा आपका थीटा इक्वल टू माइनस का अल्फा निकल के आएगा। अब ये वैल्यूज कैसे कैसे आती है थोड़ा सा बता दो, जैसे जानने की तो नहीं है। अगर मान के चलो हमारे पास क्या होता है, पहली बात ये समझो जो आर्गुमेंट होता है ना, वो यहाँ पर बात करते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट की। जब भी वर्ड आता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है भाई, एक ना फिक्स्ड इस लिमिट के अंदर। जब मैंने आपको पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री, मैंने कहा था प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब एक था जनरल सॉल्यूशन कि सारे निकल के आएंगे, सारी की बात नहीं कर रहे, यहाँ बात करें प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब एक कंप्लीट चक्कर में हमने बात किया था। तो हमने कहा 0 से 2 पाई के बीच में, लेकिन यहाँ पर जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है वो आता है माइनस पाई से बड़ा और हमारे पास आर्गुमेंट जो है वो पाई से छोटा। ये इसे बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं इसे, नोट करते चलना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। मतलब जो हमारे पास आर्गुमेंट है वो माइनस पाई से बड़ा होना चाहिए और पाई से छोटा होना, पाई या पाई से छोटा होना चाहिए, पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो सुनो ध्यान से कैसे करना है। और हमारे पास जो आर्गुमेंट हमारे जो हम लोग यहाँ पर अल्फा लेते हैं ना, ये जो अल्फा है ना, अल्फा जो है हमारे पास ये एक्यूट एंगल होता है, ये ध्यान रखना। अल्फा क्या हमारे पास, अल्फा जो होता है वो एक्यूट एंगल होता है, एक एक्यूट एंगल होता है, एक एक्यूट एंगल होता है हमारे पास अल्फा, ठीक है। अब मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर पड़ा तो क्या हो गया, ये हमारे पास ये थीटा बन गया,
ये थीटा बन गया, तो ये एक्यूट एंगल है। जो थीटा हुआ भाई 90 से कम पे तो वहाँ पे एक्यूट एंगल होता सारे, तो जो हमारे पास अल्फा होगा वही थीटा हो जाएगा, क्योंकि सारे एक्यूट एंगल है, निकल के आएगा अपना, तो सेम सेम आता है। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर कोई अगर पॉइंट पड़ रहा मान के चलो, अब क्या हमारे पास तो अल्फा तो एक्यूट एंगल होता है भाई, ये हमारे पास क्या सही तो होगा नहीं, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, ये अल्फा निकल के आता है। अब हमारे पास ये अल्फा निकल के आता है कि नहीं, और लेकिन थीटा क्या होगा, थीटा हमारे पास होगा यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास थीटा होगा, तो कैसे निकालेंगे, ये पूरा पाई होता है, पाई में से अगर मैं अल्फा को, क्योंकि अल्फा तो हम निकाल सकते हैं, तो पाई में से अगर मैं अल्फा माइनस कर दूंगा तो थीटा निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर बोलेंगे पाई माइनस में अल्फा आ जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में। बात करें थर्ड में, अगर थर्ड में कोई पॉइंट लाई करता है, थर्ड में अगर कोई पॉइंट लाई करेगा आपका, तो आपको पता है कि हमारा जो आर्गुमेंट है वो पाई से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या, अब ये वाला तो हम एंगल ले नहीं सकते, ये वाला एंगल ले नहीं सकते ना पूरा पूरा, क्योंकि आपका थीटा जो पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से। तो फिर हम लोग यहाँ से आते हैं इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे यहाँ से, ये हो गया हमारे पास अल्फा हो गया, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से आता क्या हो गया माइनस का पाई हो गया, और फिर ये एंगल माइनस करना है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस फाइव प्लस अल्फा निकल के आता है। और अगर आपको कोई पॉइंट पड़ रहा है इस क्वाड्रेंट में, मतलब फोर्थ में, तो आपका जो हो हमारे पास, तो ये हमारे पास अल्फा हो गया माइनस का, है ना, तो थीटा इक्वल माइनस का, क्यों माइनस क्यों लग गया, क्योंकि आपका है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैंने कहा था अगर एंटी क्लॉकवाइज में तो थीटा पॉजिटिव होता है, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो थीटा नेगेटिव होता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो उसमें मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया दे दिया कि किस तरीके से जो है ये चीज़ चेंज होती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, है ना। मैं इसे मिटा देता हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जो काम की चीज़ है वो मैंने आपको बता ही दिया है, ये नोट कर लेना, से लिख लेना बनाकर, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई बताओ, ओके ठीक है। अब जो है इसको मैंने टेबल के फॉर्म पे बना दिया है, तो आप टेबल जो है इस तरह देख सकते हो, यहाँ पर टेबल ये हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अल्फा नोट कर लेना, सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस पाई प्लस अल्फा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट पड़ेगा तो माइनस का अल्फा, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा आर्गुमेंट। और जैसे ही आर्गुमेंट निकल जाए उसके बाद तो बल्ले बल्ले आर हम निकाल सकते हैं। आर्गुमेंट निकाला मैंने आपको बता दिया, इतना आसान तरीका, और उसके बाद आराम से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी समझ में कब आएगा अच्छे से, जब हम एक एग्जाम्पल लेंगे। आइए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, अच्छे से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा आपके ऊपर नहीं, मतलब आपके स्क्रीन के ऊपर एक एग्जांपल 7 कह रहा है, रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इन द पोलर फॉर्म। प्यास बहुत लग रही है आज, पता नहीं क्यों, पहले पानी पी लेते हैं। ठीक है चलिए, तो आपको बताया z क्या होता है, z इक्वल टू होता है 1 प्लस में √3 आयोटा दे रखा हम लोग को, ठीक है, z दे रखा है। अब आपको पता है हमारे पास z क्या होता है, z का मतलब होता है x प्लस में आयोटा y बोलते हैं ना, आयोटा y हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है, आयोटा y बोलते हैं, ये होता है। और इसका पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म होता है z इक्वल टू r इंटू पर cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। मतलब में अगर पोलर फॉर्म में करना है तो एक तो r निकालना है और एक थीटा निकालना है। अब r निकालना आपको बड़े आराम से आता है, मैंने बताया अभी। r क्या होता है, r का मतलब मॉड ऑफ z होता है, जो कि आएगा आपका रूट में रियल पार्ट मतलब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। कंपेयर करेंगे अगर यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 निकल के आ गया, y कितना आ गया √3 दे रखा है, तो आ जाएगा रूट में 1 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, तो हमारे पास r आ गया रूट में 4, जो कि आपका r आ गया 2 निकल के। डिस्टेंस या प्लस माइनस दोनों हो सकता था, है ना, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं, इसलिए r की वैल्यू कितना आ गई 2 निकल के आ जाएगा, r की वैल्यू हमारे पास 2 निकल के आ जाएगी, तो r तो निकल के। अब बात करेंगे थीटा के ऊपर, तो थीटा निकालने आर्गुमेंट निकाल के मैंने आपको बताया 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये कि थीटा आपको चेक करना किस क्वाड्रेंट पे है। तो अगर आप चेक करोगे x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, जब दोनों पॉजिटिव होते हैं इसका मतलब कहाँ लाई कर रहा है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई कर रहा है। इसमें हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर लाइन किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे वो लाई कर रहा है, ठीक है, ओके, फर्स्ट में लाई कर रहा है। अब क्या निकालते हैं दूसरे स्टेप में निकालते हैं हम लोग अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है tan इनवर्स और होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन पे रियल पार्ट ऑफ z का मॉडुलस। तो आगे आपका अल्फा निकल के tan इनवर्स। अब एक बात और, रियल इमेजिनरी पार्ट क्या है, y होता है, y कितना √3 है, रियल पार्ट हो गया x ही हो गया अपना, इस तरीके से। तो अल्फा आ गया हमारे पास tan इनवर्स और √3 को क्या बोलते हैं हम लोग, √3 आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, वो हो गया 10 पाई अपॉन पे, मेरे ख्याल से 3 होता है 1060 पे। अब tan इनवर्स और 10 भाई, जैसे x इनवर्स और x का मतलब क्या होता है 1 अपॉन x इंटू x, तो ये खत्म होता है, ऐसे tan इनवर्स है 10 खत्म हो जाता है। तो आपका अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया पाई अपॉन में 3 निकल के। तो हमारा काम क्या था, अल्फा निकालने का। अब आपको पता अल्फा निकल गया, तो अब बात करते हैं आर्गुमेंट की, इसे मिटाता हूँ, ठीक है, यहाँ मिटाता हूँ एक।
अब बात करते हैं आर्गुमेंट की, और मैंने कहा था आपको आर्गुमेंट कैसे निकलेगा। आर्गुमेंट निकालने में आपको क्या पहले चेक करना है किस कॉर्ड में पढ़ रहा है, तो आपको पढ़ रहा है फर्स्ट कॉर्ड में, और फर्स्ट कॉर्ड में जो आर्गुमेंट होता है वो अल्फा के बराबर ही होता है। इसका जो आर्गुमेंट आपके पास है, आर्गुमेंट को हम लोग ऐसे भी आर्गुमेंट है ना आर जेड भी बोलते हैं, तो वो आपका कितना गया π/3 निकल के आ गया। तो सारी कहानी आ गई है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है पोलर फॉर्म में क्या होता है, आर होता है कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा होता है। अब सबको वैल्यू पुट कर दो, जेड आ गया, आर कितना हमारे पास, आर हमारे पास है 2 और उसका कॉस थीटा कितना π/3 और प्लस में आयोटा साइन π/3 निकल के आ जाएगा। ये अपने पास बड़ा ही आसान तरीके से हमने यहाँ पर निकाल लिया। वैसे आर्गुमेंट निकालने के लिए दो तरीके होते हैं, आपके एनसीईआरटी में जो है इससे अलग तरीका बताया गया, लेकिन एनसीईआरटी का जो तरीका है वो उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, कंफ्यूज खैर हो गई नहीं है ना, लेकिन ये वाला जो है ना एकदम क्लियर है, बहुत आसान बहुत फास्ट तरीके से कर लोगे। इसलिए मैंने आपको एनसीईआरटी का तरीका नहीं बताया। अगर आप चाहते हो कि जो बच्चे ने एनसीईआरटी के तरीके से करा उसमें कोई डाउट आता है वो पूछना, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मैं उससे बता के सेंड करता हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, अब ये आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आया नहीं है कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पोलर फॉर्म पे, आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर यहाँ पर देंगे आज की कथा को, आज की क्लास को पूर्ण विराम। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये रहा, वो नेक्स्ट हमारे पास ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर एग्जांपल है। ठीक है, ओके, कह रहा है कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इनटू पोलर फॉर्म। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। अब यार जाहिर सी बात है, इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसका ना पहले इस कॉम्प्लेक्स को ठीक करना पड़ेगा, नीचे भाई कभी आना नहीं चाहिए, तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा है तो यहाँ पर दो क्वेश्चन होंगे, पहले हमें से रेशनलाइज टाइप का कुछ करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या माइनस का 16 अपॉन पे 1 प्लस में आयोटा √3 है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 माइनस में आयोटा √3 अपॉन पे 1 माइनस में आयोटा √3। बोलो बात समझ आई, यस बिल्कुल आ गई होगी। अब आते हैं आगे, आगे क्या बन गया, -16 मल्टीप्लाई 1 माइनस में आयोटा √3 बन गया, अपॉन में क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में आयोटा √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो माइनस का 16 हो गया, 1 माइनस में आयोटा √3 अपॉन पे ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये आपका कितना आ गया माइनस में 3 आयोटा स्क्वायर निकल के आ जाएगा, जो कि बन गया आपका माइनस का 16 और 1 माइनस में आयोटा √3 अपॉन पे बन गया आपका 1 आयोटा स्क्वायर होता माइनस का 1 माइनस में प्लस 3 हो गया, जो कि हो गया माइनस का 16 है ना, और 1 माइनस में आयोटा √3 अपॉन में 4 कैंसिल हो गया, 4 4 16, तो आ गया आपका माइनस का 4 प्लस में 4 √3 आयोटा आपका निकल के आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, z इक्वल टू हो गया माइनस का 4 प्लस में 4 √3 आयोटा निकल के आ गया। तो हमने इसे सिंपल फॉर्म में कर लिया a प्लस आयोटा b के फॉर्म पे। ठीक है, पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा a प्लस आयोटा b के फॉर्म पे। ओके, अब यहाँ बात करेंगे तो हमारे पास z क्या होता है, z होता है x प्लस में आयोटा y के फॉर्म पे होता है। तो हम देख सकते हैं जो हमारा x है उसको रियल पार्ट बोलते हैं, कितना आएगा वो माइनस का 4 आ गया, और y को हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलते हैं, जो कि आपका कितना आ गया 4 √3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म होता है हमारे पास r इंटू पर और cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। मतलब पोलर फॉर्म में करने के लिए हमें r चाहिए, साथ ही साथ में थीटा, जिसे हम आर्ग्यूमेंट भी बोल देते हैं। अब लेते हैं दूसरा पेन, अब बात करते हैं r की। r क्या होता है, रूट में होता है x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर निकल के आता है, जो कि आपका हो जाएगा रूट में x कितना हमारे पास x है 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में 4 √3 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर करते हैं 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, 4 से 16 प्लस में और 4 से 16 48 48 निकल के आ गया। अब कितना हो गया अपने पास, ये हो गया 8 6 14 4 5 64 हो गया, और 64 मतलब 8 हो गया, तो 8 है ना, 8 मल्टीप्लाई 8, तो आपका r जो है कितना आ गया, आपका 8 निकल के आ गया। तो हमने r बड़े आराम से निकाल लिया। अब बात करते क्या करना है, अब हमें निकालना है आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट कैसे निकालें, और आपको पता आर्गुमेंट निकाल 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, पहला हमारे पास थीटा चेक करना है। आपको पता है x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, और x नेगेटिव y पॉजिटिव, x हमारे पास नेगेटिव है ना और y पॉजिटिव, कहाँ पर थीटा सेकंड कॉलम लाई कर रहा है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, z कॉम्प्लेक्स नंबर लिख के z लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म पे, z लाइज कॉम्प्लेक्स नंबर लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अल्फा निकालना। अल्फा क्या होता है, अल्फा इक्वल टू होता है हमारे पास tan इनवर्स है ना मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन पे रियल पार्ट ऑफ z का मॉडुलस, जो कि आपका आगे अल्फा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स, रियल पार्ट कितना है भाई साहब 4 √3 अपॉन पे माइनस
माइनस का 4 निकल के आ जाएगा इस तरीके से। तो अल्फा आ गया आपका 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस का √3। और मॉड की खास बात ये होती है नेगेटिविटी को पॉजिटिव बदल देता है। तो आ गया tan इनवर्स √3, और √3 का मतलब होता है tan π/3 निकल के आता है। अब 10 से 10 खत्म, अल्फा आ गया आपका π/3। अल्फा निकालने के बाद आपको क्या करना होता है, अब निकालते थर्ड स्टेप पे आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट निकालने के लिए चेक करना पड़ता है हमें कौन से क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट का मतलब होता है पाई माइनस में अल्फा, मतलब आर्गुमेंट कितना आएगा, पाई माइनस में अल्फा π/3, जो कि आपका आ जाएगा 3 पाई माइनस में π/3, जो कि आ गया 2 π/3। कितना आ गया, 2 π/3 निकल के आपका आर्गुमेंट आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई होगी। आर्गुमेंट निकल के तो बात ही खत्म हो गई। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z इक्वल टू द r। r कितना हमारे पास, r हो गया 8, फिर cos थीटा जो कि 2 π/3 हो गया, प्लस में आयोटा साइन 2 π/3 निकल के आ गया, और ये हो गया आपका खत्म। हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो अगर आपको क्वेश्चन पहले इस तरह से देखा होगा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा a प्लस में आयोटा b के फॉर्म पे, और आप जब a प्लस आयोटा b के फॉर्म पे से कन्वर्ट कर दोगे उसके बाद आराम से जो है आप फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट कर सकते हो पोलर फॉर्म में। उसके लिए आपको दो वैल्यू चाहिए, एक आपको r चाहिए, एक आपको थीटा चाहिए। थीटा को आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना अगर आपके एग्जाम में आर्ग्यूमेंट निकालो, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया। तो आप मुझे बताना कि आपको पोलर फॉर्म समझ में आया या नहीं आया, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे 5.2 एक्सरसाइज को लेके, ठीक है। और टेंशन मतलब मुझे पता लेट चल रहा है, बट मैं स्पीड बढ़ाऊंगा बीच में, और कोशिश करूंगा कि सितंबर के एंड तक आपका सिलेबस खत्म कंप्लीट मैं पूरी तरह से यहाँ पर कर दूं, ठीक है। इस वीक तक, इस संडे तक गारंटेड है इस बात का कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर फिनिश कर दूंगा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट में चैप्टर नंबर 9 एपी एंड जीपी। एपी हमने पढ़ा हुआ, तो इसलिए एपी जीपी ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। एपी हम लोग ने पढ़ा हुआ है, सीधा मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, उसमें कोई इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं है, और जीपी में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एपी जीपी करने के बाद बचाई क्या, 13 चैप्टर का सिर्फ एक पार्ट आ रहा है, और आपका क्या आ रहा है, और फिर सीधा मेरे ख्याल से आपका आ रहा होगा कौन सा आ रहा है उसके बाद आपका, सीधा मेरे ख्याल से फिर प्रोबेबिलिटी आ रहा है, प्रोबेबिलिटी आ रहा है, स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी आ रहा है, ठीक है। तो देख लेंगे जो भी आ रहा होगा। तो थैंक यू सो मच। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी लाइक करके अपने सारे फ्रेंड में जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।